हेलो एंड वेलकम टू दी क्लास। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चल रहा है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में मैं आप लोगों को जो करा रही हूँ वो करा रही हूँ इस समय मॉर्गेज वाला पार्ट। तो मॉर्गेज वाले पार्ट में हमने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था वो पढ़ा दिया था। मैंने आपको कहा था वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ। मॉर्गेजर की जो राइट्स होते हैं वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के राइट्स डिस्कस करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि अगर आपके कुछ राइट्स हैं तो आपकी कुछ लायबिलिटीज़ भी हैं, है ना। जैसे कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो वहाँ हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो साथ में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी करनी पड़ती है। उसी तरीके से हर एक्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको राइट्स के संग लायबिलिटीज़ भी देखनी पड़ती हैं। तो राइट्स के संग, क्योंकि अगर आपका कोई राइट है, अगर आप अपने हित की बात करते हो तो आपके ऊपर भी एक लायबिलिटीज, एक ऐसी बाध्यता बन जाती है जो कि क्या करती है, जो आपको पूरी करनी पड़ती है। तो वही चीज़ हम आज मॉर्गेज वाले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना पढ़ लिया राइट्स किसके, मॉर्गेजर के। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे लायबिलिटीज डिस्कस। लायबिलिटीज किसकी, मॉर्गेजर की। तो जब हम लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो लायबिलिटीज का जो सेक्शन जो डील करेगा, जो इस लायबिलिटीज के साथ जो सेक्शन डील करेंगे वो करेंगे आज हमारे कौन कौन से सेक्शन, सेक्शन 65, सेक्शन 65A एंड सेक्शन 66। तो ये 3 सेक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग मेरे संग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको ये एक मेंस का एक क्वेश्चन तैयार करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटीज अगर क्वेश्चन आता है व्हाट्स द राइट्स ऑफ द मॉर्गेजर या व्हाट्स द लायबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले राइट्स और लायबिलिटीज दोनों को लिखना पड़ेगा, है ना। जब आपको ये दोनों लिखना पड़ेगा तो दोनों आपको अच्छे से आना भी चाहिए। अब जब आना चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समझने के लिए मेरे संग वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सेक्शन 65 की, सेक्शन 65A की, सेक्शन 66 की। सेक्शन 65, सेक्शन 65A, सेक्शन 66A क्या कहता है, क्या डील करेंगे हम इसमें, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेक्शन 65 कहता है, बहुत ही सिंपली वे में इसमें लिखा हुआ है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय मॉर्गेजर। इम्प्लाइड क्योंकि विवक्षित यानी कि जो छुपी हुई बातें होती हैं जिसको एक्सप्रेसली नहीं बोला गया है, उस चीज़ की बात कहाँ गई है सेक्शन 65 में। क्योंकि देखिए जब भी आप कोई मॉर्गेज करते हो, आप कोई प्लास मनी रखते हो या आप कुछ और भी डील करते हो, आप सेल करते हो, आप बेलमेंट करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप एक पहले क्या बनाते हो, आप सबसे पहले उसमें बनाते हो एक कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बिना कोई भी डील करना क्या है, अधूरी मानी जाती है। जब आपको डील करना है तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी हुई होती हैं, जो बात आप डिस्कस करते हो, जो आप बात बोलते हो, वो कैसी होती है, वो एक्सप्रेसली होती है। कैसी होती है, एक्सप्रेसली होती है। एक्सप्रेसली की बात तो ये होती है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक्सप्रेसली उसको डिफाइन किया हुआ है, तो आप उसको डिस्कस करने के बाद क्या करेंगे, उसको आगे लेके चलेंगे, वही बातें क्या होंगी, फॉलो होंगी। लेकिन लायबिलिटीज में जो चीज़ें आती हैं वो उसमें क्या किया गया, जो सेक्शन 65 जो डील करता है, क्या कहते हैं इसका सेगमेंट कहता है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इम्प्लाइडली भी फोर्स हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लाइडली भी फोर्स हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, मॉर्गेजर की, क्योंकि हम लायबिलिटीज की किसकी बात कर रहे हैं, मॉर्गेजर की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा सेक्शन 65 कहता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय मॉर्गेजर। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होंगे, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी को क्या किया था, ए ने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा हुआ था। किसके पास मॉर्गेज रखा हुआ, ए ने अपनी प्रॉपर्टी को बी के पास मॉर्गेज रखा हुआ था। ये प्रॉपर्टी है, इसको बी के पास इन्होंने मॉर्गेज रखा हुआ था। अब इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया होगा वो तो फॉलो हो ही रहा होगा ना, वो फॉलो हो रहा होगा। लेकिन अब इनको क्या करना है, यहाँ पे अब इनको कुछ लायबिलिटीज ऐसी मॉर्गेजर की बन जाती हैं जो कि क्या होती है, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि इम्प्लाइड किस तरीके से होगा, अब ए का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अब मान लीजिए जैसे कि इन्होंने कहा, पहला जो इन्होंने बोला इसमें इन्होंने 5 सबसेक्शन दिए। क्या दिए, 65 में इन्होंने 5 सबसेक्शन दिए। पहले बोला कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट में इन्होंने बताया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि सेक्शन की हेडिंग कहती है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि जो एक्सप्रेस नहीं किया गया, उसके अलावा भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जिसे मॉर्गेजर भी फॉलो करेगा। और मॉर्गेजर क्या डिसाइड करेगा कि जो जिसको प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी रख रहा है, वो जो मॉर्गेजी है वो भी उसको फॉलो करे। तो वो उसको फॉलो करे तो क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जिसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, चाहे वहां पे एक्सप्रेसली कहा गया हो चाहे नहीं कहा गया हो। तो क्या क्या बात इन्होंने बताई, इन्होंने 5 सबसेक्शन इन्होंने यहाँ पे बताया। 5 सबसेक्शन में इन्होंने बताया, पहला बताया कि टाइटल,
अब देखिए, जैसा कि आपको पता है सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है। पोजीशन अगर ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे 58A में, जब 58B में जब पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, तो पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो टाइटल किसको जा रहा है, वो टाइटल उसके पास चला जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। इंटरेस्ट अगर ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, एक क्या होता है कि अगर प्रॉपर्टी का, अगर वहाँ पे टाइटल की रखवाली करनी है, अगर डिफेंस उसका करना है, तो वो डिफेंस किस तरीके से, अगर ए कर रहा है तो अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी को, अगर इस प्रॉपर्टी को उसने बी को होगा मॉर्गेज रखा हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी को क्या होगा, वो बी भी उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, उसके टाइटल को मतलब उसके टाइटल की रक्षा करेगा, क्योंकि क्या कहेगा कि आप इस टाइटल को अगर ले रहे हो तो आप मेरी प्रॉपर्टी की रक्षा करोगे। उसके बाद इन्होंने दूसरा बताया कि डिफेंस करना। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको बचा के रखना है, अब उस पर मान लीजिए कोई रेंट चल रहा है, कोई उस पर क्या है, वो लीज पे दी हुई है, अगर वो प्रॉपर्टी लीज पर दी हुई है तो क्या करना पड़ेगा, लीज को हो सकता है रिन्यूअल भी कराना पड़े, हो सकता है ना। तो अगर वो रिन्यूअल नहीं कराई जाएगी तो पट्टा उसके नाम से हटके किसी और के पास चला जाएगा। तो अगर वो प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज नहीं होती तो वहाँ पे कौन उसको फॉलो कर रहा होता, मॉर्गेजर उसे फॉलो कर रहा होता, उसको क्या करता, रिन्यूअल कराता। तो अब वो कहता है कि मैंने जो प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज रखी है, मैंने जो प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज रखी हुई है, उसको क्या है आप करिए। नहीं करते हो तो कौन करेगा, तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटीज बन जाती है कि कहीं ऐसा ना हो जो बी को प्रॉपर्टी दी हुई है, जो बी को प्रॉपर्टी इन्होंने दी हुई है, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाए कि पट्टा प्रॉपर्टी और उसका पट्टे का टाइम एक पीरियड जो होता है वो खत्म हो जाए। अगर वो पट्टे का टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो बी से प्रॉपर्टी छीनी ना जाए। तो इसके लिए क्या होगा, ए की जो लायबिलिटीज होती है, ए की क्या लायबिलिटीज होती है कि ए की ये लायबिलिटीज होती है कि आप इसका क्या कराओ, रिन्यूअल कराओ। क्या कराओ, इसका रिन्यूअल कराओ। तो अगर ये, तो यहाँ पे उसके लिए एक लायबिलिटीज बन गई, किसकी लायबिलिटीज बन गई, ए कौन, मॉर्गेजर। मॉर्गेजर की यहाँ लायबिलिटीज बन जाती है कि आप इसको क्या कराओ, रिन्यूअल कराओ। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का आप क्या करो, डिफेंस करो, आप प्रॉपर्टी का क्या करो, डिफेंस करो। ठीक है। उसके बाद बात आती है पेमेंट ऑफ पब्लिक चार्जेस। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी जिसपे पेमेंट ऑफ पब्लिक चार्जेस यानी कि जनता का या फिर हो सकता है किसी का पेमेंट करना हो, तो यहाँ पे ए की लायबिलिटीज है। मान लीजिए अगर उसने प्रॉपर्टी बी को दे भी दी है, यानी कि मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर भी दी है, तो भी ए की यहाँ पे किसकी, ए की ये लायबिलिटीज हो जाएगी कि आप जो चार्जेस हैं, जो पेमेंट होने हैं, उस पेमेंट को आप पे करिए, आप उसको क्या करिए, पे करिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेमेंट ऑफ पब्लिक चार्जेस की लायबिलिटीज किसकी बन जाएगी, ए, यानी कौन, मॉर्गेजर। मॉर्गेजर की लायबिलिटीज है कि आपके ऊपर जो चार्जेस है आप उसे पे करिए, मॉर्गेजी के ऊपर इसको मत डालिए। या प्रॉपर्टी का कोई ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी को क्या हो, इंसॉल्वेंस हो जाए, या कुछ प्रॉपर्टी को उसमें क्या कर लिया जाए, प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाए, ये ऐसा कुछ ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ पब्लिक चार्जेस आपको देनी ही पड़ेंगे। तो ये किसकी लायबिलिटीज है, ये भी लायबिलिटीज हमारे मॉर्गेजर की ही होती है। उसके बाद उन्होंने बताया सब क्लॉज डी में कहते हैं लीज रेंट। अब देखिए अगर प्रॉपर्टी लीज पर है तो लीज का जो रेंट पे करना होता है, जो चार्जेस जा रहे होते हैं, जो पेमेंट करने होते हैं, वो सब कौन करेगा, ये भी ड्यूटीज किसकी हो जाती है, ये भी ड्यूटीज हमारी 65 में मॉर्गेजर की लायबिलिटीज बन जाती है। और इन्होंने बताया सेकंड और सब्सिक्वेंट लीज। अब मान लीजिए जैसे इसने एक प्रॉपर्टी को बी को किया हुआ था, किसको किया हुआ था, बी को किया हुआ था, और बी के बाद इसने क्या करा, सी को क्या करा, इसने सी को प्रॉपर्टी सेल कर दी, सी को प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेल कर दी। तो अब इन्होंने बताया कि जो सेकंड यानी कि ये सेकंड वाला जो है और सब्सिक्वेंट लीजर जो है, उसको जब प्रॉपर्टी दी जाएगी, जब उसको सेल कर रहा है वो, तो प्रॉपर्टी उसको जो दी जाएगी, तो ए की यहाँ पे ये लायबिलिटीज बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी बनती है कि आप जनाब चाहे पहले ये जो आपने बी को मॉर्गेज मनी रखी हुई थी ना, जो बी को मॉर्गेज मनी रखी हुई थी, पहले आप इसको छुड़वाएं तब सी को आप सेल करें। जस्ट बिकॉज क्योंकि जो सी के ऊपर जो लायबिलिटी, जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज रखी हुई थी, तो फिर बी, अब मान लीजिए आपने चुकता नहीं किया तो बी जनाब क्यों सी को देंगे। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि आप क्या करिए, आप ये जो प्रॉपर्टी है पहले यहाँ से फ्री कराइए, तब इसको सी को सेल करिए। तो ध्यान रखिए कि आपको सेकेंड और सब्सिक्वेंट जो लीजर बनेगा उसका ध्यान रखना है, उसके ऊपर कोई भी ऐसा भार उस प्रॉपर्टी के ऊपर ना पकाया ना जाए। ठीक है। तो ये लायबिलिटीज किसकी बन गई, ये सारी लायबिलिटीज बन गई किसकी, हमारे मॉर्गेजर की, जिसने अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे रखा हुआ है, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा हुआ है। ठीक है। तो ये लायबिलिटीज जो बताई गई है वो सेक्शन 65 में बताई गई है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 65A। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 65A जो है वो अमेंडमेंट एक्ट 1929 के बाद से इसमें जुड़ा हुआ है, 1929 के अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा। ठीक है।
इससे पहले ये सेक्शन इस एक्ट में नहीं था, लेकिन 1929 के अमेंडमेंट के बाद ये जोड़ा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो चीज़ हम देख लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सेक्शन 65A की बात लैंग्वेज कहती है सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ सब सेक्शन 2। सब्जेक्ट मैटर की बात करती है, वो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। तो यहाँ पे कहते हैं ना, कभी कभी किसी का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है, कभी कभी अपने आप में कोई चीज़ क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो वो इंपॉर्टेंस क्या रख रहा है सेक्शन 65 में, वो इंपॉर्टेंस रख रहा है सबसेक्शन 2, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सबसेक्शन 1 की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब हमें जो मेन फोकस करना है वो फोकस करना है हमें किस पे, सबसेक्शन 65A के सबसेक्शन नंबर 2 पे। तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ सबसेक्शन 2, परमिशन जो ली जाएगी वो किससे ली जाएगी, वो मॉर्गेजी से परमिशन ली जाएगी, है ना। क्योंकि अगर कोई चीज़ कंसर्न करनी है, अगर आपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख दिया है तो उस प्रॉपर्टी पे अगर कुछ करना है तो परमिशन किससे लेनी चाहिए, जो उस पर पोजीशन रखा हुआ है प्रेजेंट टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम में पोजीशन रखा हुआ है उस व्यक्ति से परमिशन ली जाएगी। तो सब्जेक्ट पे, जिस सब्जेक्ट पे परमिशन लेनी है उस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया सबसेक्शन 1 में। अब वो सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, क्या किस कंडीशन में परमिशन की जरूरत पड़ेगी, वो सबसेक्शन 2 में बताया गया। तो सबसेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 कहता है, सबसेक्शन 2 का ए कहता है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लोकल लॉज कस्टम एंड यूसेज। किस लिए ये परमिशन ली जा रही है, उस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए ली जा रही है। किसके लिए ली जा रही है, मैनेजमेंट के लिए। देखिए वर्ड्स को कैच करने की कोशिश करिएगा, अगर आपने इसमें से वर्ड्स कैच कर लिए तो आपको ये आंसर राइटिंग करने में कोई भी नहीं रोक पाएगा इस क्वेश्चन की, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या कहा, सबसेक्शन 2 कहता है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लोकल लॉज कस्टम एंड यूसेज। तो फर्स्टली हमें क्या कैच करना है कि मैनेजमेंट के लिए चाहिए प्रॉपर्टी। क्यों ये सबसेक्शन क्यों जोड़ा गया, ये जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज्ड रखी है, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी हो गई है, उसका क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। और मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, उसकी जो परमिशन आप जो लोगे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, लीज पे यहाँ पे भी दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ विदाउट कंसेंट हो रहा है, यहाँ पे किसी लीजर की जो लीजी है उसकी लेजी की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, या मॉर्गेजी की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 65A जोड़ा गया है तो यहाँ पे क्या है, परमिशन, विद द परमिशन ऑफ द मॉर्गेजी यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। जब विद द परमिशन ऑफ द मॉर्गेजी यूज हो रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले बात आ रही है जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई है मॉर्गेजी के पास, उससे कंसेंट ली जाएगी। और किस लिए ली जा रही है, वो ली जा रही है मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर्टी की, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छी से रखा जा सके। तो उसके लिए अब किस तरीके से होगी, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा, तो नहीं। तो इसने कहा जो वहाँ के लोकल लॉज जो चलते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, वहाँ के जो कस्टम होते हैं ना, वहाँ के जो रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाएगा। और थर्ड वन इज कि वहाँ के जो यूसेस होते हैं, वहाँ के जो रूढ़ियाँ होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ की जाएगी। तो 3 चीज़ आपको याद रखनी है, लोकल लॉज के अकॉर्डिंग होगी, कस्टम के अकॉर्डिंग होगी, और जो वहाँ के यूसेस होंगे उनके अकॉर्डिंग होगी। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। फर्स्ट जो कहता है वो यही कहता है, सबसेक्शन 2 का ए कहता है कि मैनेजमेंट के लिए किया जाएगा, और मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, लोकल लॉज, कस्टम एंड यूसेस। ओके चलिए, अच्छा कोई मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लोकल लॉज, सॉरी कस्टम और यूसेस हमने एविडेंस एक्ट में किस सेक्शन में पढ़े हैं, कस्टम एंड यूसेस, ठीक है, कहाँ कहाँ हमने डील करा है एविडेंस एक्ट में, जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर लिए हुए हैं, आई मीन जिन्होंने मेरा एविडेंस वाला मतलब जो लेक्चर लिए हुए हैं वो लोग तो जरूर बताइएगा कि कहाँ पे हमने कहाँ डील करा था कस्टम एंड यूसेस को। चलिए नेक्स्ट इन्होंने जो बताया सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है बेस्ट रेंट जो होगा वो ले लिया जाएगा। मीन्स कोई भी ऐसी कोई कंसेंट नहीं की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, पहले से डिसाइड होगा जो बेस्ट रेंट है उसका वो ले लिया जाए। उसमें ना तो किसी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ना रेंट इन एडवांस देना पड़ेगा। यानी कि इन्होंने कहा तो सबसेक्शन 2 का 2 कहता है अगर आप कोई एक रेंट डिसाइड कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐसा कर लिया है मॉर्गेज रखने से पहले, तो वो जो बेस्ट रेंट होगा आप वो ले लीजिए। उसके अलावा कोई भी ऐसा रेंट ना तो दिया जाएगा, ना उसकी परमिशन ली जाएगी, और ना ही क्या होगा उसका कोई ऐसा एडवांस या एडवांस ऐसे कोई खेल किया जाएगा। तो क्या कहा, जो बेस्ट रेंट होगा आप उसको ले लीजिए, ठीक है। सबसेक्शन सी कहते हैं नो रिन्यूअल कन्वीनिएंट,
यानी कि इन्होंने कहा सबसेक्शन सी कहता है अगर कोई प्रॉपर्टी पे कोई, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी लीज पे प्रॉपर्टी रखी गई, जैसे ये वाला एग्जांपल हमने देखा था, लीज पे प्रॉपर्टी थी, अगर उसमें कोई रिन्यूअल कराना है, कोई कन्विन कराना है, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी नो रिन्यूअल, यानी कि कोई भी रिन्यूअल नहीं कराया जा सकेगा। वो जो प्रॉपर्टी जैसी चल रही है वो प्रॉपर्टी वैसी ही रहेगी, उसका कोई भी कन्वीनेंट इस तरीके से नहीं किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने सबसेक्शन डी कहता है विद इन 6 मंथ एग्जीक्यूशन। अब जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई है, अगर वो प्रॉपर्टी का आपने मॉर्गेज रखी है तो उसका क्या कराया जाएगा, आपकी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है यहाँ पे, ड्यूटी है मिस्टर ए की, मतलब मिस्टर ए मॉर्गेजर की ड्यूटी है कि विद द 6 मंथ, याद रखिएगा, विद द 6 मंथ आप इसको क्या करा लीजिए, आप इसके एग्जीक्यूशन करा लीजिए, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो भी किया है, विद द 6 मंथ आप उसका एग्जीक्यूशन करा लीजिए। और वही सबसेक्शन ई कहता है इसका, अगर प्रॉपर्टी कोई बिल्डिंग है, कोई ऐसा निर्माण वाला कार्य है जो भी है, उसको कितने टाइम के लिए आपको, कितने टाइम के अंदर आपको उसका एग्जीक्यूशन कराना पड़ेगा, 3 साल के अंदर आपको उसका एग्जीक्यूशन कराना पड़ेगा। यानी कि 3 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, आपको उस प्रॉपर्टी को अपने साथ प्रॉपर्टी को आगे लेके जाना है, तो उस प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर उसके एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात की गई है सबसेक्शन ई में। अब बेरेट की लैंग्वेज क्या कहती है, क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, जैसा मैंने आपको बताया मेंस राइटिंग में ही आता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन साथ ही बहुत टेक्निकल सेक्शन है। टेक्निकल सेक्शन है तो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्ड आप कैच करिए, अगर आपने वर्ड्स कैच कर लिए, वो आपको याद रह गए, तो आप उसको अच्छे से उसकी राइटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि इसमें बेरेट की लैंग्वेज क्या कहती है। तो ध्यान से सुनिएगा, जिनके पास बेरेट है वीडियो देखते समय बेरेट को निकाल लीजिएगा, एक एक लाइन को पढ़िएगा और उसके साथ मेरा जो आपको एक्सप्लेन किया है वो सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ कि सेक्शन 65A की लैंग्वेज क्या कहती है। सेक्शन 65A की लैंग्वेज कहती है, देखिए पहली बात तो ये है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय मॉर्गेजर है। ठीक है, यहाँ पे विवक्षित रूप से जो की गई है संविधाएं वो की गई हैं। वो कहता है वह है जिसे बंधक करता बंधकदार को अंतित करने की प्रवंचना करता है, अस्तित्व युक्त है और उसे अंतित करने की शक्ति बंधककर्ता को है। इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में देख लेते हैं। दैट द इंटरेस्ट विच द मॉर्गेजर प्रोफेस द ट्रांसफर टू द मॉर्गेज सबसिस्ट एंड द मॉर्गेजर हैज पावर, हमें 65A, हाँ, subject to the provision of subsection 2, a mortgagor while lawfully in possession of mortgage property shall have power to make lease thereof with section which shall be binding on the mortgagee। मतलब मैंने आपको बताया ना कि जो सब्जेक्ट टू परमिशन वाली बात की गई थी वो सबसेक्शन 2 में जो होगा उसके अकॉर्डिंगली होगा। अब सबसेक्शन 2 का ए कहता है एवरी सच लीज, सारी जो प्रॉपर्टी ऐसी जो लीज पर हैं, शैल बी सच एज वुड बी मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना, किसके में, और मैनेजमेंट में ऑर्डिनरी कोर्स यानी कि जो जनरली के मैनेजमेंट होता है उसमें ऑफ द प्रॉपर्टी कंसर्न एंड इन अकॉर्डिंग विद एनी लोकल लॉज कस्टम और यूसेज। जैसा मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट के लिए होगा, कैसे होगा, लोकल लॉज कस्टम और यूसेज के अकॉर्डिंगली होगा। सेकेंड उन्होंने बताया एवरी सच लीज शैल रिजर्व द बेस्ट रेंट, यानी कि पहले से रिजर्व कर ली जाएगा बेस्ट रेंट that can reasonably be obtained and no permum sum such be paid or promised and no rent shall be payable in advance। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि बेस्ट रेंट जो होगा वो पहले से डिसाइडेड होगा, वो लिया जाएगा, किसी भी तरीके की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई ऐसा रेंट जो कि एडवांस में लिया जा सकता है उसकी जरूरत पड़ेगी। सबसेक्शन 3 कहता है इसका, सबसेक्शन सी कहता है नो सच लीज शैल कंटेन ए कन्वीनियंट फॉर रिन्यूअल। ऐसा कुछ क्या होगा, किसी भी पट्टे में नवीकरण के लिए पसंदीदा अंतर्विष्ट नहीं होगी, कोई ऐसा क्या होगा रिन्यूअल के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया सबसेक्शन डी, और सबसेक्शन डी कहता है एवरी सच लीज शैल टेक इफेक्ट, ऐसे सारे लीज जो कि ऐसा इफेक्ट करते हैं फ्रॉम अ डेट, उस तारीख से नॉट लेटर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच
इट इज़ मेड, कब से 6 मंथ से। और कौन से 6 मंथ से, जब से ये इस डील को किया गया है, जब से ये बनाई गई है उसके 6 मंथ के बाद से इसका एग्जीक्यूशन कराया नहीं जाएगा, यानी कि विद इन 6 मंथ आपको उसको कराना पड़ेगा। हर ऐसा पट्टा ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो उसके लिए किए जाने की तारीख से 6 महीने से अधिक पक्षपात की मतलब बाद में की नहीं होगी, ठीक है। और सबसेक्शन ई कहता है इसका, इन द केस ऑफ लीज ऑफ बिल्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया ना कोई किसी बिल्डिंग के बारे में कुछ ऐसा है, वेदर लीज्ड विद और विदाउट द लैंड ऑन which they stand, the duration of lease shall in no case exceed 3 years, and the lease shall contain a covenant for payment of the rent and condition of re-entry on the rent not being paid when time rear specified। मतलब ऐसा कोई निर्माणाधीन कार्य है या कुछ ऐसी बिल्डिंग है जिसे 3 साल के बाद नहीं कराया जा सकता। इतनी बात इन्होंने बताई सबसेक्शन 65A में। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा, अगर नहीं आया है तो मुझसे आप लोग दोबारा से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 66 की। सेक्शन 66 की कहता है वेस्ट बाय मॉर्गेज इन पोजीशन। अगर कोई ऐसा है जो पोजीशन में है, किसके, मॉर्गेज के पोजीशन में है, मॉर्गेजी के पोजीशन में, तो उसमें क्या होगा, कब्जा रखने वाले बंधककर्ता का द्वारा दुर्व्यय, यानी कि उसका क्या है, वेस्ट बाय मॉर्गेजर इन पोजीशन। अगर मॉर्गेजर ने किसी चीज़ को पोजीशन में होते हुए भी अगर उस चीज़ को वेस्ट करने की परमिशन दे रखी तो वो कर सकता है, और उसमें उसको मॉर्गेजर का कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं होगी। तो आप कहोगे मैम आप ये क्या बोल रही हो, आप लाइबिलिटीज़ नहीं होगी, आप ये आपने बताया कि लाइबिलिटीज़ होगी। तो देखिए वेस्ट का मतलब यहाँ पे 2 तरीके से वेस्ट होता है। आप अगर प्रॉपर्टी है उसमें झड़ रही है तो उसको अगर उसमें आपके मॉर्गेजी का कुछ वेस्ट लगाना है, उसको वेस्ट करना पड़ेगा अपना और उस प्रॉपर्टी को सही करवाना पड़ेगा, तो वो इसकी नीड है वो कराए, तो यहाँ पे मॉर्गेजर लायबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी की कीमत मान लीजिए 10 लाख रुपए और इसके सबके गिरने से इसकी प्रॉपर्टी डाउनफॉल में जा रही है, अगर डाउनफॉल में जाके इसकी प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए की इसकी कीमत रह जा रही है, तो यहाँ पे किसका लॉस हो रहा है, यहाँ पे मॉर्गेजर का लॉस हो रहा है। तो मॉर्गेजर का लॉस हो रहा है तो मॉर्गेजर की लायबिलिटीज है यहाँ पे कि भैया उसको पूरा करा ले, अदरवाइज मॉर्गेजी की कोई राइट्स नहीं बन और मॉर्गेजी का कोई लायबिलिटीज नहीं होगी कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। तो दोनों तरीके के यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्ट को इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि सेक्शन 66 में कुछ एक्सप्रेसली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि जो वेस्ट होगा उसमें मॉर्गेजर का जो होगा उसका कोई ऐसा जो दुर्व्यय हो जाता है या वेस्ट हो जाता है तो उसमें मॉर्गेजर की कोई वो नहीं होगा। लेकिन दोनों तरीके की बात यहाँ पे बताई गई है। अगर चार लॉस होता है प्रॉपर्टी में तो मॉर्गेजर की ड्यूटीज है, मॉर्गेजर की लायबिलिटीज है कि भाई आप अपने काम को पूरा कराइए, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करिए। अगर वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और नीड किसकी है, मॉर्गेजी की है, तो मॉर्गेजी करा ले, मेरा कोई इसमें वो नहीं है। क्या कहती है इसकी लैंग्वेज जरा देख लीजिए। सेक्शन 66 कहते हैं कब्जा रखने वाले बंधककर्ता का बंधक संपत्ति पे कब्जा रखने वाला बंधककर्ता संपत्ति का क्षय होने देने के लिए बंधकदार के प्रति दायी नहीं होगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया कि झड़ रहा था, अब झड़ रहा है तो कुछ गिरेगा तो किसका लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है, मॉर्गेजी का हो रहा है। तो यहाँ पे मॉर्गेजर दायी नहीं है, क्योंकि आप रह रहे हो, आप उस प्रॉपर्टी को मैनेज करिए ना, आप प्रॉपर्टी को सिक्योर करिए, किंतु वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो संपत्ति के विनाशक, स्थायी रूप से क्षतिपूर्ण हो, यदि प्रतिभूति अपर्याप्त हो या ऐसे कार्य द्वारा अपर्याप्त कर दी गई हो। अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि मान लीजिए ये प्रॉपर्टी की कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि यहाँ से पूरा का पूरा गाटर लगे होते हैं वो निकल के गिर गया या कोई पत्थर निकल गया तो प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, विनाश हो रहा है, तो ऐसा कुछ कार्य वो मॉर्गेजी नहीं करेगा। उसके लिए कौन लायबल होगा, उसके लिए लायबल होगा कौन, मॉर्गेजर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है प्रतिभूति इस धारा के अर्थ में अपर्याप्त है जब तक बंधक संपत्ति का मूल्य बंधक पर उस शोध रकम के 1/3 से या यदि ये संपत्ति निर्माण है तो आधे से अधिक ना हो। मीन्स आप मान लीजिए, अब इसके एक्सप्लेनेशन में बहुत ही अच्छी बात की गई है। वो बात क्या कही गई है, ये कहा गया है कि अब मान लीजिए यहाँ पे दोनों की लायबिलिटीज उन्होंने बता दी एक साथ ही, अब दोनों की लायबिलिटीज बता दी। अगर कुछ नॉर्मली बात हो रही तो आप करा लीजिए, लेकिन अगर आप करा लीजिए तो कितना करा लेंगे आप, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे पैसा दिया हुआ है, प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में है, तो आप कितना करा पाएंगे। तो आप उस जो आपके ऊपर बकाया है, जो आपको बकाया देना है मॉर्गेजर का, उसका मॉर्गेज कितना करा सकता है, 1/3 तक करा सकता है। कितना करा सकता है, 1/3 तक करा सकता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी बिल्डिंग है तो रेंट के आधे तक यानी कि हाफ तक करा सकता है, आधा तक करा सकता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। ये क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते चेंज करते करते आपसे पूछ ले। क्वेश्चन कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक जुडिशियल एग्जाम है,
हाई लेवल एग्जाम है और साथ ही आप लोगों को पता है कि कंपटीशन लेवल इतना हाई हो चुका है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा के पूछा जाएगा, नो आइडिया। तो आपको जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, BEDAC को चार्ट लेना है, BEDAC को इस तरीके से पढ़ लेना है कि BEDAC से कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठ के आ जाए वो आप नहीं छोड़ें, ठीक है। BEDAC के हर सेक्शन को आपको इस अच्छे से डील करना है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में क्या कहा, वेस्ट का क्या है, वेस्ट में दोनों का चल रहा है, चाहे वो मॉर्गेज हो चाहे वो मॉर्गेज हो। लेकिन अगर मॉर्गेजी कुछ ऐसा करवा रहा है तो कितना कर सकता है वो, 1/3 तक कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी कोई बिल्डिंग है, निर्माणाधीन है, तो उसमें कितना कर सकता है, आधे तक कर सकता है। कितने, किसका आधा पॉइंट आता है, किसका आधा, जो उसके ऊपर बकाया है, मीन्स किसके ऊपर, मॉर्गेजर का ऊपर बकाया है, उसका आधा कर सकता है, 1/3 तक कर सकता है। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर आती तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को थम्स अप करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए, करेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। थैंक यू सो मच।